हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इंग्लिश शाला के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब वीडियो डिस्कस किया था रिलेटेड टू वर्ब, तो उस वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसका नाम होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो हम लोग ऑलरेडी वर्ब का बहुत कुछ डिस्कस कर चुके थे बिगिनिंग एग्जैक्टली फर्स्ट जो वीडियो था हमारा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर। जैसा कि बोर्ड पर आप देख सकते हैं लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। हमने पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। इनफैक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं ये भी मैंने बताया था, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स का डिफरेंस। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी वर्ब्स थी? वो वर्ब्स जिन पर सब्जेक्ट का और उनके टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तीन कैटेगरीज हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। लेकिन इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली हमारा पूरा डिस्कशन सिर्फ इस पर होगा, इन्फिनेटिव पर, क्योंकि अगर हम तीनों डिस्कस करेंगे तो द वीडियो विल बिकम वेरी लेंदी और आपको कंफ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा। तो अभी हम पूरा टॉपिक यही डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फिनेटिव इस वीडियो के थ्रू। तो इन्फिनेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इन्फिनेटिव कई तरीके से बनता है। आपके सामने ये देखिए मैंने लिख भी दिया है। एक तो सिंपल जो रूल हम सब सुनते हैं कि टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म जो बनाते हैं, एक तो ये इन्फिनेटिव बनता है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इन्फिनेटिव। अगर टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो दिस इन्फिनेटिव इज कॉल्ड प्रेजेंट इन्फिनेटिव। लेकिन इसी प्रेजेंट इन्फिनेटिव का अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो टू के साथ हम बी लगा देते हैं। लेकिन जब टू के साथ बी लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। टू बी के साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म। दूसरा जो इन्फिनेटिव है उसे हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये देखिए परफेक्ट इन्फिनेटिव, और परफेक्ट इन्फिनेटिव बनेगा टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। परफेक्ट इन्फिनेटिव का रोल क्या है वो अभी हम बताएंगे आपको। और इसी परफेक्ट इन्फिनेटिव का जैसे पैसिव बनाना है तो जैसे टू का पैसिव टू बी था तो टू हैव का पैसिव टू हैव बीन हो जाएगा, और टू हैव बीन के बाद भी वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये दो तरीके का इन्फिनेटिव का आपका कैटेगरी हो गया, एक प्रेजेंट इन्फिनेटिव और एक परफेक्ट इन्फिनेटिव। प्रेजेंट इन्फिनेटिव का जब पैसिव बनेगा तो टू के साथ बी, और परफेक्ट इन्फिनेटिव का जब आप पैसिव बनाएंगे तो टू हैव के साथ बीन। आगे देखिए हमने एग्जांपल दिया है आपका, ही आस्क्ड मी टू कंप्लीट हिज होमवर्क, यानी उसने मुझसे उसका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहा। तो ही आस्क्ड मी किस चीज़ के लिए कहा? टू कंप्लीट, कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट के पहले टू आ गया है, राइट। ये प्रेजेंट इन्फिनेटिव है, यानी कि अभी जब वो मुझसे पूछा तो उसके बाद मुझे काम कंप्लीट करना था। डिफरेंस हम समझा रहे हैं प्रेजेंट इन्फिनेटिव का और पास्ट इन्फिनेटिव का। प्रेजेंट इन्फिनेटिव का यूज़ तब होता है जब मेन एक्शन के बाद वो एक्शन हो, यानी कि जब हमसे उसने पूछा तो उसके बाद मुझे उसका होमवर्क कंप्लीट करना था। लेकिन अब इसमें देखिए थर्ड सेंटेंस, ये तो पैसिव वॉइस है प्रेजेंट का। अब इसको देखिए, ही डिनाइड टू हैव स्टोलन हर वॉच। उसने डिनाई किया, मना किया, किस चीज़ के लिए? कि उसने उसकी घड़ी चुराई, इस बात के लिए उसने मना किया। यानी कि घड़ी चुराने वाला एक्शन पहले हो चुका होगा, चाहे उसने चुराया या नहीं चुराया। ये जब उसने डिनाई किया तो उसके पहले की घटना पूछी जा रही है, यहाँ पे बताई जा रही है। यानी ही डिनाइड, उसने डिनाई किया, मना किया, क्या चीज़? टू हैव स्टोलन हर वॉच, कि उसने उसकी घड़ी चुराई है, इस बात को उसने मना किया। इसका मतलब जो घटना पहले घट चुकी है अगर उसको आप इन्फिनेटिव में बनाएंगे तो परफेक्ट इन्फिनेटिव होगी, और जो घटना अभी घटनी है आगे अगर उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इन्फिनेटिव होगी। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ही वांट्स दिस टास्क टू बी कंप्लीटेड टुडे, यानी वो चाहता है ये टास्क कब कंप्लीट किया जाए? आज। तो टू कंप्लीट नहीं बल्कि टू बी कंप्लीटेड यहाँ पे हो गया। और ऐसे देखिए टू हैव स्टोलन यहाँ पे है तो टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये स्टील स्टोल स्टोलन। अब यहाँ पे देखिए टू हैव बीन इंटरोगेटेड, यानी ही एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट किया कि टू हैव बीन इंटरोगेटेड बाय द पुलिस, यानी कि उसने एक्सेप्ट किया कि वह पुलिस के द्वारा इंटरोगेट यानी कि उसकी पूछताछ की गई थी। तो इसका मतलब टू हैव बीन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पैसिव वॉइस है, क्योंकि पुलिस इंटरोगेट कर रहा और ये सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, यानी ही अब यहाँ पैसिव वॉइस में जा रहा है क्योंकि सब्जेक्ट तो पूछताछ करने वाला पुलिस है। तो यानी कि जब हम पैसिव बनाएंगे टू हैव का तो टू हैव बीन हो जाएगा, और टू का पैसिव बनाएंगे तो टू बी हो जाएगा। आई होप इतना डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि इन्फिनेटिव कितने तरीके का है? दो, एक तो प्रेजेंट इन्फिनेटिव, एक परफेक्ट इन्फिनेटिव। प्रेजेंट इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस टू बी और परफेक्ट इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस टू हैव के साथ बीन। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आई होप ये क्लियर। अब समझिए इन्फिनेटिव का फंक्शन क्या है।
अगर आप फंक्शन समझ में आ गया तो इन्फिनेटिव का आपको मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो मतलब से बेहतर है हम पहले आपको सीधे फंक्शन ही समझा देते हैं, एक्चुअली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इन्फिनेटिव, राइट। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है द फंक्शन ऑफ इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव किस तरीके से फंक्शन करता है, उसका काम क्या है। तो सबसे पहले देखिए 3 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब 3 एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इन्फिनेटिव। तो पहला सेंटेंस कह रहा है टू अर्र इज ह्यूमन। आपने सुना होगा टू अर्र इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसका मतलब टू अर्र इज ह्यूमन, व्हाट इज ह्यूमन, टू अर्र। अब यहाँ पे जो इन्फिनेटिव ये लगा है टू अर्र, ये इसका सब्जेक्ट है। व्हाट इज ह्यूमन, व्हाट मीन्स समथिंग, समथिंग मतलब नाउन। इसका मतलब यहाँ एक तरह से नाउन का काम कर रहा है। टू अर्र इज ह्यूमन, यानी कि गलती करना मानवीय कृत्य है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, और माफ कर देना ईश्वरीय कृत्य है। यहाँ इसका मतलब है टू अर्र, यहाँ पे जो वर्ब के पहले टू आ रहा है ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब काम कर रहा है। तो पहला फंक्शन ये हो गया कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह काम करता है। अब दूसरा देखिए, आई थॉट टू टेक, मैंने सोचा, किस चीज़ के लिए सोचा, टू टेक हिज हेल्प, उसकी मदद लेने के लिए मैंने सोचा। अब यहाँ पे जो टू टेक है ये थॉट के पहले नहीं, थॉट के बाद आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, कह रहा माय फादर सेंट मी, मेरे फादर ने मुझे भेजा। किस चीज़ के लिए भेजा, टू पोस्ट, पोस्ट करने के लिए। अब यहाँ टू पोस्ट पर्पस बता रहा है, पर्पस, सेंट का पर्पस यानी मेन वर्ब का पर्पस जो बताएगा वो इन्फिनेटिव के तौर पे आएगा। तो कहने का मतलब 3 मेन फंक्शन है इन्फिनेटिव के। पहला, एक तो ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह काम करता है, दूसरा इट फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एंड तीसरा ये पर्पस बताता है मेन एक्शन का। तो दीज आर द 3 सिंपल फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर, कुछ वर्ब्स हैं और कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हम हमेशा इन्फिनेटिव लगाते हैं, या आम तौर पे इन्फिनेटिव आता है इनके साथ। जैसे कौन कौन सी वर्ब्स हैं देखिए, नीड, डेयर, एग्री, डिजायर, एक्सपेक्ट, वांट, विश, रिफ्यूज एंड फेल। ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं, हैप्पी, ग्लैड, सैड, ईजी, डिफिकल्ट एंड ईगर। एग्जाम्पल से आप समझिए, यू नीड टू टेक रेस्ट नाउ, यानी अब आपको रेस्ट लेने की आवश्यकता है। नीड यहाँ क्या है, मेन वर्ब है। अभी अगला पॉइंट हम एक आपको ये भी समझाएंगे कहाँ कहाँ एडजेक्टिव्स कहाँ कहाँ इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो अभी आप सिर्फ ये समझिए बेयर इन्फिनेटिव अभी आपको हम समझाएंगे कब नीड और डेयर के साथ इन्फिनेटिव नहीं आता है। तो अभी वो दूसरा पॉइंट है। अभी पहले यहाँ समझिए, यू नीड टू टेक रेस्ट नाउ, यानी अभी आपको रेस्ट लेने की आवश्यकता है। यहाँ पे नीड मेन वर्ब है। अब देखिए, यू चूंकि प्लूरल है इसलिए नीड में ऐसे यस नहीं, अगर ही होता तो ही नीड्स हो जाता, वो ऐसे यस लगता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में हम ऐसे यस लगा देते हैं। दैट्स वेरी सिंपल रूल। अब कह रहा ही डेयर्ड टू चैलेंज मी, यानी उसने मुझे चुनौती देने का साहस किया। डेयर यहाँ पे पास्ट टेंस के तौर पे आ रही है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में है डेयर्ड, तो ये भी डेयर यहाँ पे मेन वर्ब है। ही फेल्ड टू अचीव हिज गोल, वह अपने गोल को अचीव करने में फेल हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे नीड, डेयर एंड फेल, नीड, डेयर एंड फेल। अब यहाँ देखो, यहाँ पे नीड है, डेयर एंड फेल है, यानी ये सारी जो वर्ब्स हैं इनके बाद हम क्या लगा रहे हैं, इन्फिनेटिव। टू टेक, टू चैलेंज, टू अचीव। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके एडजेक्टिव्स के हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव लाए हैं। जैसे आई एम हैप्पी, हैप्पी इज एडजेक्टिव, आई एम हैप्पी। अब व्हाट आई एम हैप्पी एट, टू मीट यू, आपसे मिलकर मैं खुश हुआ हूँ। तो हैप्पी, सैड, इन सब के बाद इन्फिनेटिव आ रहा है। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, किस चीज़ के लिए डिफिकल्ट है, टू अंडरस्टैंड, यानी समझने के लिए ये डिफिकल्ट है। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे आई एम ग्लैड टू सी यू, राइट। दिस क्वेश्चन इज ईजी टू सॉल्व, आई एम ईगर टू मीट यू, आई एम ईगर टू मीट द स्टार। कहने का मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव लाते हैं, और ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव लगाते हैं अगर वर्ब के आने की ज़रूरत है तो। नहीं तो अगर वर्ब ही नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। जैसे आई एम हैप्पी, अब इसके बाद तो आपको इन्फिनेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस बात के लिए हैप्पी है तो इसके बाद अगर कोई एक्शन बताना है तो वो आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पे ही लाना है, स्पेशली इन्फिनेटिव लगा के। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया कि ऐसी वर्ब्स है, ऐसी एडजेक्टिव्स है जिनके बाद आपको इन्फिनेटिव लगाना है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट डिस्कस करने के लिए इन्फिनेटिव का।
अगला पॉइंट है हाउ टू, द यूज़ ऑफ हाउ टू। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हम कब टू लगाते हैं, कब टू हैव लगाते हैं, कब टू हैव बीन लगाते हैं, लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव तो लगाते हैं बट डायरेक्टली टू नहीं लाते हैं, बल्कि हम हाउ टू का यूज़ करते हैं। जैसे नो, टीच, लर्न, फॉरगेट, रिमेंबर, आस्क, शो, डिस्कवर, सॉरी इट्स आर, डिस्कवर। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव को हाउ के साथ लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई डोंट नो, यहाँ पे नो आ गया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ टू कोप विद दिस प्रॉब्लम, कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करूँ, कोप विद करूँ। याद रखिएगा, अक्सर लोग फ्रेज यूज़ करते हैं कोप अप विद, कोप अप विद, और आमतौर पे डेली अपने कोलोकियल लैंग्वेज में हम ये सब सुनते हैं। बट याद रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर इसको नहीं एक्सेप्ट करता। कोप अप विद ये इनकरेक्ट फ्रेज है, इसका सही फ्रेज होता है कोप विद, कोप विद। आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको अच्छा अगर बताने वाला कोई होगा तो ही कैन टेल यू कि कोप अप विद नहीं बोलना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, इट्स कोप विद, राइट। तो आई डोंट नो हाउ टू कोप विद दिस प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता मैं इस प्रॉब्लम को कैसे कोप विद करूँ, यानी कि हैंडल कैसे करूँ। तो यहाँ पे देखिए नो आया। अगर यहाँ में अगर हम लोग ऐसे लिख दें आई डोंट नो टू कोप विद दिस प्रॉब्लम, तो गलत हो जाएगा। नो के बाद जो भी इन्फिनिटिव आएगी वो हाउ टू के साथ आएगी, सिर्फ टू के साथ नहीं आएगी। ऐसे ही देखिए टीच है, आई कैन टीच यू टू रीड द न्यूज़पेपर, नहीं, मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बता सकता हूँ या सिखा सकता हूँ। तो आई कैन टीच यू हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, तो यहाँ टीच के बाद यहाँ पे हाउ टू का यूज़ आ गया है। ऐसे देखिए लर्न, नाउअडेज ही इज़ लर्निंग हाउ टू स्पीक फ्रेंच, यानी कि वो आजकल फ्रेंच बोलना सीख रहा है। तो इसका मतलब देखिए लर्न आ गया, तो अब लर्न के बाद टू नहीं बल्कि हाउ टू का यूज़ आ गया है। ऐसे आस्क है, आस्क के बाद देखिए हाउ टू, कहने का मतलब ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आएगा तो टू डायरेक्टली नहीं बल्कि आप हाउ टू के तौर पे यूज़ करेंगे। आई थिंक ये भी रूल बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हाउ टू, राइट। जैसे नाउअडेज आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले द गिटार, आई कैन टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो कहने का मतलब ये ऐसी वर्ड्स हैं जिनके बाद आप हाउ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, डायरेक्टली आप सिर्फ टू नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा लीजिए, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे बैंक्स के हों, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हों, यू विल फाइंड दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कहीं से भी बारीकी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अब हम लोग अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर चलते हैं कि इन्फिनेटिव तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव क्या है और बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ कैसा है। अभी हमने आपको डेयर एंड नीड के साथ भी बताया था कि हम बाद में आपको बेयर इन्फिनेटिव बताएंगे। तो अगला पॉइंट हमारा बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर मीन विदाउट, तो बेयर इन्फिनेटिव मीन्स इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद अगर हमें इन्फिनेटिव लगाना है तो इन्फिनेटिव तो आएगा बट इट वुड बी डायरेक्ट इन्फिनेटिव, यानी कि बिना टू के आएगा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स और फ्रेज हैं जिनके बाद जब भी हम इन्फिनेटिव लगाते हैं तो हम उन्हें विदाउट टू लगाते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स एंड फ्रेज हैं? डेयर, नीड। याद रखिए अभी हमने आपको इसके पहले बताया था डेयर और नीड के साथ इन्फिनेटिव आता है, लेकिन अब हम यहाँ आपको बता रहे हैं डेयर और नीड के साथ इन्फिनेटिव नहीं आता, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब पहले समझ लीजिए, जब हमने आपको बताया था डेयर और नीड के साथ इन्फिनेटिव आता है तो वहाँ पे डेयर और नीड मेन वर्ब्स थे, लेकिन अब हम आपको एग्जांपल देके समझाएंगे कि जब डेयर और नीड एज मॉडल्स या एज हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं तो इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आती है, यानी कि इनके बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है। डेयर एंड नीड के साथ यहाँ पे मेक है, मेक अगर मेन वर्ब के साथ आ रही है, मेक एज अ मेन वर्ब आ रही है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो विदाउट टू आएगी। ऐसे ही लेट है, बिड है, बट, दैन, एक्सेप्ट, हैड बेटर, वुड रादर, हैड रादर। तो ये ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेज हैं जिनके बाद हम जब भी इन्फिनेटिव लाएंगे तो विदाउट टू लाएंगे। अब एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। सबसे पहले हमने सिर्फ डेयर और नीड का एग्जाम्पल रखा है। अगर एक छोटा सा ट्रिक बता दें, अगर डेयर के बाद नॉट आया हो या डेयर सब्जेक्ट के पहले आया हो, नीड के साथ नॉट आया हो या नीड सब्जेक्ट के पहले आया हो, तो समझो यहाँ पे डेयर और नीड हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे आ रहे हैं या मॉडल्स के तौर पे आ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन बना रहे हैं या नेगेटिव सेंटेंस का एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो समझिए डेयर और नीड के साथ आपको विदाउट टू लाना है इन्फिनेटिव, यानी कि जब डेयर और नीड मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहे थे तब तो ये इन्फिनेटिव के द्वारा फॉलो किए गए, बट व्हेन डेयर एंड नीड आर यूज्ड
एज हेल्पिंग वर्ब्स, एज मॉडल्स, तो ये तब इन्हें हम किसके द्वारा फॉलो कराएंगे, बेयर इन्फिनेटिव के द्वारा। जैसे देखिए ही डेयर नॉट से एनीथिंग, यहाँ पे से मेन वर्ब है, पहले समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे से मेन वर्ब है, लेकिन जब डेयर और नीड खुद मेन वर्ब के तौर पे आता है तो इनके बाद इन्फिनेटिव आता है। अभी हम आगे भी एग्जांपल्स देंगे। ही डेयर नॉट से एनीथिंग, अगर हम यही कह दें ही डज नॉट डेयर, तब हो जाएगा टू से एनीथिंग, राइट। अब जैसे कह रहे हाउ डेयर यू, अक्सर ये फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं हम लोग, हाउ डेयर यू, तो यहाँ पे डेयर से हम क्वेश्चन करें, हाउ डेयर यू, कैसे आपने ऐसे करने की कोशिश की, हिम्मत की। तो जब डेयर से हम क्वेश्चन बना रहे हैं या डेयर से हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नॉट तो हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे डेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम आ रहा है। और क्वेश्चन में भी हम सब्जेक्ट के ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे यानी डेयर किस तरीके से आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के तरीके से आ रहा है। सेम चीज़ नीड के बाद देखिए नॉट आ रहा है, तो यहाँ नीड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ रहा है। यहाँ पे नीड यू सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है। तो जब डेयर और नीड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करें या मॉडल्स के तौर पे काम करते हैं, जब इनसे क्वेश्चन बनाया जाता है या इनसे नेगेटिव सेंटेंस का एक्सप्रेशन होता है, तो आप समझ लीजिए कि इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगी। लेकिन अब अगला एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए ये 4 एग्जाम्पल्स के बाद जो आपका 5वां 6ठा एग्जाम्पल आ रहा है, देखिए यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों सेंटेंसेस में डेयर एंड नीड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आई है। लेकिन अब देखिए कह रहा है ही कैन नॉट डेयर, अब यहाँ नॉट आया है लेकिन किसके बाद आया है, कैन के बाद आया है। यानी कि अगर कैन के बाद नॉट आ रहा है, यानी कि कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, मॉडल की तरह काम कर रहा है, और डेयर अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब। तो हमने कहा था जब डेयर और नीड मेन वर्ब की तरह आएंगे तो इनके बाद इन्फिनेटिव आएगा। सेम देखिए शी डज नॉट नीड टू वर्क हियर एनी मोर, इसका मतलब डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट के बाद जब नीड वर्ड या डेयर वर्ड आएंगे, या कैन नॉट, कुड नॉट के बाद जब डेयर एंड नीड वर्ड आएंगे तो इनके बाद इन्फिनेटिव आएगा। तो इसका मतलब हो गया, एक नटशेल में समझिए कि जब डेयर और नीड मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे तो इनके बाद इन्फिनेटिव का यूज होता है। इसका मतलब व्हेन डेयर एंड नीड आर यूज्ड एज द मेन वर्ब्स दे आर फॉलोड बाय infinitive, but when dare and need are used as modals or helping verbs they are followed by bare infinitives. I think ये क्वेश्चंस आपका क्लियर हो गया। अब कुछ और फ्रेजेस थे, कुछ और वर्ड्स थे जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आती है, हम उन पे डिस्कशन करते हैं। अब देखिए 7th एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है ही मेड मी सिंग अ सॉन्ग, यानी उसने मुझसे गाना गवाया। अब नाउ मेक वर्ड इज हियर मेन वर्ड, मेक मीन्स इसका पास्ट टेंस आया है मेड, यानी जब भी मेक किसी भी फॉर्म में हो, चाहे प्रेजेंट फॉर्म में हो, मीन चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर हो, अगर मेक हो या मेड हो या विल मेक हो, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो विदाउट टू आएगी। ही मेड मी सिंग अ सॉन्ग, राइट। जैसे आई मेड माई ब्रदर डू माई वर्क, तो मेक के बाद जो भी वर्ब आएगी वो बेयर इन्फिनेटिव आएगी, यहाँ टू नहीं आ सकता। ऐसे देखिए लेट, आई कैन नॉट लेट यू डू दिस, मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता, तो यहाँ पे आई कैन नॉट लेट, लेट मीन्स अलाउ, आई कैन नॉट लेट यू डू, यानी कि लेट के बाद जो वर्ब आई है वो विदाउट टू आई है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव आई है। ऐसे वुड बेटर, हैड बेटर, मैंने बोला था वुड रादर, हैड रादर के बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा विदाउट टू आएगी। ऐसे देखिए वुड बेटर, वुड रादर के बाद भी देखिए फाइट आया है, राइट। 11th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ही डिड नथिंग बट स्लीप। अब देखिए बट का यहाँ मतलब होता है सिवाय, यानी कि ही डिड नथिंग, उसने और कुछ नहीं किया सिवाय सोने के, होल डे उसने सिर्फ सोया और कुछ नहीं किया। ही डिड नथिंग बट के बाद जो वर्ब आ रही है वो बेयर इन्फिनेटिव आ रही है। ऐसे देखिए एक्सेप्ट है, जैसे यू कांट डू एनीथिंग, आप और कुछ नहीं कर सकते सिवाय वेट, इंतजार करने के। अब एक्सेप्ट के बाद जो वर्ब आई है वो है वेट, WAIT, यहाँ पे वेट है। और ये देखिए यानी कि ये ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जिनके बाद हमेशा हम बेयर इन्फिनेटिव लाते हैं। अगर हम इन्फिनेटिव लगा दें तो सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे हमारे। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव था। अगला जो हम वीडियोस बनाएंगे वो आपका जेरेंड और इन्फिनेटिव पे बनाएंगे। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में और टेक्निक्स में आपको समझाने की कोशिश की है। आप प्लीज़ वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो फॉर बेटरमेंट ऑफ योर फ्रेंड्स एज वेल। आप इनको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा होगा। और आई एम श्योर ये बहुत अच्छा वीडियो है इन्फिनेटिव पे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जब इन्फिनेटिव और जीरेंड पार्टिसिपल तीनों वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम तीनों का एक वीडियो में बना के एक्सरसाइज करा देंगे आपका, तो तीनों टॉपिक आपके परफेक्ट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, और आप
क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बहुत से क्वेश्चंस आपके आते हैं इन्फिनेटिव जीरेंट पार्टिसिपल्स पे। इनफैक्ट पैरेललिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, यहाँ तक कि कैट के एग्जामिनेशंस में भी पैरेललिज्म से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इंडिया के टफेस्ट एग्जामिनेशंस में भी पैरेललिज्म के क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम पैरेललिज्म इन्फिनेटिव जीरेंट पार्टिसिपल से ही बनता है। तो आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम लोग अब अगला टॉपिक लेके मिलेंगे जीरेंट का और पार्टिसिपल्स का। थैंक यू।